हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग टेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस। हम सेकंड बुक स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, हम वो चैप्टर कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें हमने बेसिकली 3 चैलेंजेस की बात किए थे: डिस्प्लेसमेंट, पार्टीशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, सरदार पटेल जी की जो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रोल। ये सारे टॉपिक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। हम जानते हैं कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके आगे वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन वो चैलेंजेस जिसमें कि सबसे पहले पार्टीशन प्रॉब्लम करना पड़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आए, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। लेकिन उसके बाद भी भारत के सामने, इंडिया के सामने ये सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस कम नहीं हुए। अब जो चैलेंजेस थे वो इंटरनल बाउंड्रीज की चैलेंजेस थे कि देश के अंदर जो बाउंड्रीज को ड्रॉ कैसे किया जाए, कैसे अलग अलग स्टेट का डिवीजन किया जाए, बंटवारा किया जाए। तो स्टार्टिंग जो कॉलोनियल, जो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे उन्होंने जो डिवीजन किए थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किए थे। दूसरा, कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पे डायरेक्ट उनका कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, और कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पे प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंस रूल कर रहे थे डायरेक्टली। तो इस हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन ड्रॉ किए थे। लेकिन भारत ने इंडिपेंडेंस से पहले ही सोच लिया था, जो हमारे देश के सेंट्रल लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया था, जो बेसिकली हमारा जो बाउंड्रीज ड्रॉ करने का जो क्राइटेरिया होगा वो लिंग्विस्टिक बेसिक पे होगा, लेकिन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रिंसिपल होगा। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस सिचुएशन काफी चेंजेस हो गई थी। हमारे देश में पार्टीशन हो गया था, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे 2 देश अलग अलग बन गए थे। इतनी बड़ी मात्राओं में लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे, बड़ी मात्रा में कम्युनल राइट्स हुए, दंगे हुए, धर्म के नाम पे लोग, अलग अलग धर्म के लोगों को मारा गया। ऐसे में एक बार और अगर लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट क्रिएट किया है, तो सरकार को डर था, वहां के उस टाइम पे जो सीनियर लीडर्स थे उनको इस बात का डर था कहीं अलग अलग लैंग्वेज के लोगों में सेपरेटिज्म की भावना ना आ जाए, यानी कि सब अपने आप को सेपरेट समझने लग जाएंगे। अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे, धर्म के नाम पे तो ऑलरेडी बंटवारा हो चुका था, कहीं अब लैंग्वेज के बेसिस पे फिर से एक सेपरेटिज्म का जो मुद्दा है वो उभर कर ना आ जाए। और देश में जो मेन चैलेंजेस है, इकोनॉमिक इश्यूज है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, और देश के अंदर जो भी सोशल इश्यूज है, उन सबको ध्यान देने के बजाय कहीं हम लैंग्वेज के बेसिस पे देश में एक बार फिर से लड़ाई दंगे स्टार्ट ना हो जाए। इसीलिए हमारे देश के जो सेंट्रल लीडर थे उन्होंने भी डिसाइड किया था कि इस डिसीजन को कि किस तरह से लैंग्वेज के बेस पर अलग अलग स्टेट को ड्रॉ करना है, हम पोस्टपोन कर देते हैं। इसके बारे में बाद में हम देखेंगे। लेकिन इन डिसीजन को कुछ लोकल जो लीडर्स थे, जो लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया। और ये सबसे पहले जो मुद्दा उठा कि मद्रास प्रोविंस था, वहां पे एक एरिया था बेसिकली जो तेलुगु वहां पे लोग बोलते हैं, और वहां पे वो चाहते थे कि जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है कि उनका सेपरेट एक स्टेट हो, आंध्र प्रदेश, जहां पे केवल तेलुगु जो लैंग्वेज है वहां पे लोग रह सके। स्टार्टिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे को दबाना चाहते थे, लेकिन जब पता है ना, जब कोई बड़ा सीनियर नेता उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उसकी फैन फॉलोइंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आम लोग जब जुड़ जाते हैं तो मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिल जाता है। तो यही हाल हुआ इस विशाल आंध्रा मूवमेंट के साथ। जो ये आंदोलन चला था उसको विशाल आंध्रा आंदोलन कहा गया, मूवमेंट कहा गया। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रोविंस से सेपरेट एक अलग स्टेट की डिमांड की गई थी। और इसमें एक नेता थे, सीनियर नेता थे बेसिकली जो कांग्रेस के ही श्रीराम लल्लू। उन्होंने क्या कहा कि जब तक आंध्र प्रदेश को सेपरेट एक स्टेट नहीं बनाया जाएगा तब तक वो अनिश्चित काल यानी कि इनडेफिनेट टाइम तक वो अनशन पे बैठ के, फास्ट पे बैठ के 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद आपको पता ही है, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको जो मानते थे, जो उनको रिस्पेक्ट देते थे, इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए। उनकी डेथ की खबर सुन के लोग सड़कों पे आ गए, बड़ी मात्रा में वायलेंस हो गया। पुलिस ने हालांकि काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन बहुत बुरी हो गई। और फाइनली जो हमारे देश के उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। और दिसंबर उसी साल में उन्होंने डिसाइड किया, अनाउंस किया कि आंध्र प्रदेश को सेपरेट एक स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि यहीं पे प्रॉब्लम समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब एक मूवमेंट स्टार्ट होता है उस मूवमेंट को सक्सेस मिल जाती है, यानी कि जिस मूवमेंट को आपने स्टार्ट किया उसकी जो चीज़ आपने डिमांड रखी थी और वो डिमांड मान ली जाती है,
तो उस चीज़ को देखते हुए दूसरे जो स्टेट के लोग होते हैं उनमें भी ये भावना जगती है, वो भी मोटिवेट होते हैं कि हम भी गवर्नमेंट पे ऐसे प्रेशर बनाएंगे, हम भी इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो शायद हमारी डिमांड भी मान ली जाएगी। और फिर अलग अलग एरियाज में ऐसे जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन स्टार्ट हो गए। अब इन सभी प्रभाव को देखते हुए, सभी फोर्सेस को देखते हुए हमारे सेंट्रल लीडर ने डिसाइड किया और एक कमेटी बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953 में। और उन कमेटी के लोगों ने देखा कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो ये स्टेट ड्रॉ कराया जाए वो सही है, वास्तव में ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक्ट बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और उस एक्ट के अंदर उन्होंने उस टाइम देश में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी उन्होंने बनाए। उस टाइम पे जो बेसिकली जो हमारे लीडर्स को जो डर था वो वाजिब भी था कि उन्होंने देखा था कि धर्म के नाम पर इतने बड़े दंगे हो गए, 2 देश अलग अलग बन गए। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि इस लैंग्वेज के बेसिस को मुद्दा ना बनाया जाए देश में, और अभी फिलहाल इस चीज़ को टाल देते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो प्रेशर को देखते हुए, फोर्स को देखते हुए, जनता के एस्पिरेशन को देखते हुए उनकी बात को मानना पड़ा और लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने बाउंड्रीज ड्रॉ करी। और डेमोक्रेसी में होता भी जो कल्चरल पोलैरिटी होती है वो देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे हमने देखा कि जो लोग थे वो आपस में मिलके रह रहे थे। आज भी हम देखते हैं, हालांकि हमारे यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार अलग अलग लैंग्वेज के लोग अलग अलग स्टेट के अंदर रहते हैं, लेकिन सब मिलकर रहते हैं, भाईचारा है, देश के प्रति सबका सम्मान है, सब देश में मिलके रहते हैं। हर धर्म जाति के लोग आपस में दूसरे की कद्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ को थोड़ा मतलब पीसफुल हम कह सकते हैं कि सॉल्व कर लिया गया। लेकिन देश में जो असली समस्या थी वो तब आई जब देश में कुछ स्टेट वो सेपरेट कंट्री की डिमांड करते, इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड करते। यहाँ पे तो वो एक स्टेट की डिमांड करते, यानी कि भारत से तो कनेक्ट रहना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट को ड्रॉ किया जाए, बाउंड्रीज बनाया जाए। लेकिन जब कोई सेपरेट एक अलग देश की डिमांड करेगा तो ये भारत की इंटीग्रेशन के लिए, सॉवर्निटी के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस, बहुत बड़ा चैलेंज हो गए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और सबसे पहले इस तरह का जो डिमांड उठे वो जम्मू कश्मीर से उठा। जम्मू कश्मीर के बात सुन के फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जो नागालैंड है वहाँ पे भी कुछ डिमांड उठने लगे। उस तरह से फिर धीरे धीरे साउथ के कुछ एरियाज में दिखने लगे। तो ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो आपके कोर्स में है बेसिकली जम्मू कश्मीर के बारे में है, कश्मीर का इशू है, तो हम यहाँ पे कश्मीर का इशू के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो स्टेट है वो आपके कोर्सेज में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर है सोशली पॉलिटिकली जो कंप्राइजेज है 3 रीजन से मिलके बने हुए, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। अगर हम कश्मीर की बात करें, जो कश्मीर का जो हार्ट कहते हैं, जिसको दिल कहते हैं, वो कश्मीर की वैली है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो ज़्यादा है, वहाँ मुस्लिम लोगों की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है, और वहाँ पे जो हिंदू है उनकी जो संख्या है वो माइनॉरिटी में है। लद्दाख में बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, वहाँ पे जो हिंदू है वो मेजॉरिटी में है और वहाँ पे जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी में है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे इक्वली डिवाइडेड है, कुछ जो मुस्लिम और बुद्धिज्म में। तो अब ये तो बात हुई कि पूरे जम्मू कश्मीर के जो 3 मतलब एरियाज में बांटे हैं, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में। हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों ही में डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो वो भी जानेंगे कि इंटरनली डिस्प्यूट का क्या रीज़न है, और एक्सटर्नली डिस्प्यूट तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई का जो मेन वजह है, जिसके कारण टेररिज्म जैसी चीज़ें होती है, हर दिन आप सुनते हो कि उसने सीज फायर किया है। तो ये जो मेन मुद्दा है, कई बार भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है उसकी वजह भी कश्मीर है। तो ये हम सभी जानते हैं। तो आखिर ये जो रूट्स है, ये नहीं कि जड़ क्या, कश्मीर की जो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट कहाँ से हुई, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट को डिस्कस करेंगे। फिर उनके कश्मीर की जो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, किस तरह से पॉलिटिक्स चलता रहा वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो हिस्टोरिकल मोमेंट कि पिछले साल 2019 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था मोदी सरकार के नेतृत्व में, अमित शाह जी के साथ मिलकर। और जब 370 हटाया गया, जो आर्टिकल 370 हटाया गया,
वो एक हमारे इतिहास में कैसे सुनहरा दिन बन गया, हम वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कश्मीर की प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले जो था, कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था और वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन थी, लेकिन वहाँ का जो रूलर था वो हिंदू था, उसका नाम था हरि सिंह। तो हम सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश का रूल खत्म हो गया तो उन्होंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट है, कि वो चाहे पाकिस्तान से मिलना चाहे, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहे, या चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, जैसे उनकी डिसीजन होगी वो ले सकते हैं। और ये डिसीजन जो होगा रूलर के द्वारा लिया जाएगा, जनता के द्वारा नहीं लिया जाएगा, ये बोलकर वो चले गए। उसके बाद वहाँ के जो रूलर थे हरि सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में यहाँ पर रखेंगे कश्मीर को। वो ना तो भारत से मिलना चाहते थे, ना ही वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान जो था वो, उसको ये लगता था कि यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, इसीलिए जो कश्मीर पे वो हमेशा से अपना अधिकार, अपना हक जताता रहा है। और इसीलिए उसी साल, जिस साल पार्टीशन हुआ था 1947 अगस्त में हुआ था, और उसी साल उसने अक्टूबर 1947 में उसने क्या कर दिया, कश्मीर पे अटैक कर दिया। अपने जो ट्राइबल इन्फ्लेटर थे उसने भेजना स्टार्ट कर दिया। फिर राजा हरि सिंह से काफ़ी परेशान हो गए, उन्हें लगा इस तरह तो पाकिस्तान पे अटैक करके उनको जीत लेगा। वो किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान से मिलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत सरकार ने ये कहकर मतलब मदद करने से इनकार कर दिया कि अगर वो मदद करेंगे तो ये किसी के मामले में इंटरनल मामले में हस्तक्षेप हो जाएगा। और उसके बाद जो हरि सिंह है वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, इसका मतलब है कि वो भारत के साथ अभी इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है। उन्होंने साइन किया और उन्होंने कहा कि वो इंटरनल जो ऑटोनॉमी है वो मेंटेन करेंगे, और जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा तो यहाँ पे जनमत कराया जाएगा। जनमत का मतलब होता है वहाँ से लोगों से ओपिनियन लिया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, उनके ओपिनियन के हिसाब से फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा राजा ने कहा था। तो इस तरह से भारत ने अपने यहाँ पे आर्मी भेजी और उसको हेल्प करी। लेकिन उसी टाइम पे एक और भी मतलब साथ साथ कहते हैं कि पैरेलल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे कश्मीर के अंदर ही, कि वहाँ पे एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी थी द नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनके जो मेन अच्छे लीडर थे, जो अब्दुल्ला जी, शेख अब्दुल्ला जी ने कहा जाता है, वो चाहते थे कश्मीर के जो रूलर है उनसे उनको आज़ादी चाहते थे। वो चाहते थे कि कश्मीर के जो लोग हैं वो उनसे आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से भी मिलना नहीं चाहते थे। और उनके जो अच्छे रिलेशन थे वो कांग्रेस के नेताओं के साथ थे। स्पेशल उस टाइम पे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप थे। इसीलिए जो युद्ध के बाद उनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर इसीलिए कहा गया कि उस टाइम पे जो स्टेट अलग था, तो वहाँ के जो रूलर होते थे उनको सीएम न कहकर पीएम का दर्जा दिया जाता था। तो उन्होंने मतलब पीएम का दर्जा दिया गया। पीएम बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्या करे, बहुत सारे मतलब रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे जैसे लैंड रिफॉर्म्स और भी लोगों के वेलफेयर के काम स्टार्ट कर दिए। तो धीरे धीरे सिचुएशन ये हुआ कि कश्मीर को मतलब मुद्दा लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि सेंटर के जो लीडर थे और शेख अब्दुल्ला के बीच में थोड़ी कन्फ्लिक्ट हो गई, और कुछ टाइम के बाद ही उनको वहाँ पे डिटेन कर लिया गया, यानी कि नज़रबंद कर दिया गया। उनको जो भी रूल कर रहे थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। यानी कि अभी भी जो रूल कर रहे थे वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर रहे थे, लेकिन जो सीनियर नेता थे शेख अब्दुल्ला, उनको डिटेन करके रखा गया था। और इस तरह से कांग्रेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से वहाँ पे कश्मीर की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट वो इंटरफेयर कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि काफ़ी टाइम तक ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस पार्टी अब मिलकर वहाँ पे रूल कर रही थी, और इन बिटवीन वो पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि शेख अब्दुल्ला से निगोशिएट करने की, बातचीत करने की, मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये बात जो है फाइनली 1974 में इंदिरा गांधी जब मतलब शासन में आई, तो उन्होंने फाइनली उनसे निगोशिएट किया, बातचीत करी, और बातचीत का फाइनल रिजल्ट भी आया। और उसके बाद उनको डिटेन करना बंद कर दिया गया, नज़रबंद बंद कर दिया गया। और 1977 में जब कश्मीर में इलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे फिर से दोबारा वो सीएम चुने गए, और इस तरह से जो शेख अब्दुल्ला है वो अपनी पॉलिटिक्स कश्मीर में जारी रखा। 1982 में उनकी डेथ हो गई। उनके बाद जो उनका पूरा रूल था, जो भी उनकी सत्ता थी, वो उनके बेटे जो है उनको चला गया, फारूक अब्दुल्ला को चला गया। लेकिन आपको पता है जो कांग्रेस मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे उनके आपसी मनमुटाव के कारण, और इसमें जो ये जो फारूक अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला के बेटे थे, और उनके जो सन इन लॉ थे शेख अब्दुल्ला के, उनके बीच में मनमुटाव होने के कारण जो
कांग्रेस, द नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो दो भागों में बट गया और कांग्रेस ने जो फारूक अब्दुल्ला से सपोर्ट लेके उनके जो सन इन लॉ थे उनको सपोर्ट करके वहां पे थोड़े टाइम के लिए कश्मीर में उन्होंने रूल किया, लेकिन ज़्यादा टाइम फिर चल नहीं पाए उन्होंने। आपको पता ही है कांग्रेस का नेचर कि वो जब चाहे किसी को भी समर्थन देकर सरकार बना देते हैं, जब उनकी बात नहीं मानते तो सरकार को गिरा भी देते हैं। तो पहले मतलब उन्होंने क्या करा, उनके सन इन लॉ को समर्थन दिया, वहाँ पे कश्मीर में सरकार बनवाई और कुछ टाइम के बाद उनसे समर्थन छीन के सरकार गिरा के फिर से वो क्या करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने फिर से गठबंधन कर ली। तो वहाँ के लोग इस बात से काफ़ी नाराज रहते थे कि कांग्रेस जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बार बार कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसमें अननेसेसरी इंटरफेयर करती है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है, जिसके कारण जो वहाँ के लोग थे काफ़ी नाराज थे। और जब 1986 में दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी कोलिजन हुआ कि जब इलेक्शन होगा 1987 में, तो उनके साथ मिलकर उनके गठबंधन के साथ कश्मीर में फिर से इलेक्शन होगा, तो वहाँ के जो लोग थे उसमें काफ़ी गुस्सा फैलने लगा। और वही हुआ कि 1987 में इलेक्शन हुए और फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बनाए। जो फारूक अब्दुल्ला थे वो वहाँ पे कश्मीर के सीएम बने, लेकिन अब आम जनता वहाँ पे और कुछ ऐसे जो मतलब चाहते नहीं थे कि भारत के साथ वो मिलना, तो उनके साथ उन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली वहाँ पे उन्होंने वायलेंस, प्रोटेस्ट ये सारे स्टार्ट हो गए। और इसी बिटवीन जो इन बिटवीन थे वो इसमें क्या थे, आर्म इंसर्जेंसी मतलब कि लोगों ने शस्त्रों से उठा लिए, यानी कि हथियार उठा लिए इस पॉलिटिक्स को बदलने के लिए। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। तो मैं अब एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम राष्ट्रपति शासन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पता है कि जो कश्मीर है वो दूसरे स्टेट से उनका दर्जा अलग है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कश्मीर जो है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों ही मतलब हमारे लिए एक कन्फ्लिक्ट का, विवाद का मुद्दा रहा है। एक्सटर्नल हम सभी जानते हैं, कश्मीर के कारण भारत पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब है, कई बार उनके साथ युद्ध भी हुए, आज भी हमारे रिलेशन ठीक नहीं है कश्मीर को लेकर। लगातार पाकिस्तान उस पर क्या करता है, अपना हक जमाता है और कुछ कश्मीर का जो एरिया है उसने ऑक्यूपाई भी कर लिया है, जिसे हम बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जिसे पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल डिस्प्यूट का क्या रीज़न है। आपको पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सारे स्टेट को मिलाया गया था। सरदार पटेल जी ने एक एक करके, चाहे वो नेगोशिएट करके, चाहे उन्होंने जोर जबरदस्ती करके, वो किसी भी कंडीशन में भारत को इंटीग्रेट करना चाहते थे, वो भारत में एक साथ जोड़ना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने हर हथकंडे अपना के, हर कोशिश करके उन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट को एक एक करके उन्होंने मिला लिया। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ स्टेट को मिलाने में उन्हें दिक्कत भी हुई थी, बट उन्होंने जो डिसाइड कर लिया वो करना ही है उन्होंने, क्योंकि उन्हें आयरन मैन, लौह पुरुष का दर्जा दिया गया था कि डिसीजन में बहुत तेज थे वो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा किसी को किस तरह कन्विंस किया जाए, उनके अंदर बहुत स्किल था उनके अंदर। लेकिन एक नेहरू जी की गलती कारण कश्मीर को सरदार वल्लभ पटेल जो है वो पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाए, और इसीलिए कश्मीर को उन्होंने ज़्यादा मतलब देने के लिए, आज़ादी देने के लिए उन्होंने क्या करा कि आर्टिकल 370 बनाया। कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत क्या होता है ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जब मैं बताऊंगी कि आर्टिकल 370 हट गया है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 है क्या, ये कैसे मतलब कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर रहा था। जिस तरह से बाकी दूसरे स्टेट हैं भारत के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, कोई भी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ बनता है, वो हर पूरे स्टेट में एप्लीकेबल होता है। लेकिन किस तरह से आर्टिकल 370 कुछ सीनियर नेताओं की जो गलती है, जिसके कारण कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और नेहरू जी की गलती कारण ही ये मुद्दा UN तक चला गया, जिसके कारण जो विदेशों के दूसरे कंट्री के लोग इसमें इंटरफेयर करने लगे। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ये बताते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 जो है, जिसके कारण कश्मीर को एक अलग से स्पेशल दर्जा दिया गया, और इस दर्जे के हिसाब से उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक अलग से फ्लैग है, और साथ ही साथ कश्मीर में जितने भी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। जो भी हमारे पार्लियामेंट में रूल बनते हैं, लॉ पास होती है, वहाँ पे तभी एक्सेप्टेबल होगा, तभी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा अगर वहाँ के रूलर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यानी कि ये ऐसे क्या दिखता है कि कहने को जम्मू कश्मीर हमारा ही इंटरनल पार्ट है, लेकिन ये सारी चीज़ें करके तो हमने एक तरह से उसको अलग ही रखा हुआ है। और इसी कारण जो देश के दूसरे स्टेट के लोग थे वो इस बात से काफ़ी नाराज थे। लेकिन इसके ऑपोजिट जो कश्मीर के लोग थे वो इसको किसी और तरीके से देखते थे। उनको लगता था कि जिस तरह से डेमोक्रेसी, बोलने की आज़ादी, जिस तरह से डेवलपमेंट दूसरे स्टेट में हो रहा है, कश्मीर में नहीं हो रहा है। अननेसेसरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें कहा था
कि वो उनको इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं देंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उन्हें कंट्रोल करती है। साथ ही साथ आपको पता था कि 1947 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो उस टाइम पे कहा था कि बाद में इसमें जनमत होगा। जनमत मतलब लोगों की ओपिनियन जाननी जाएगी, लेकिन वहाँ पे जनमत कभी कराया नहीं गया। तो इन सब बातों से कश्मीर के लोग जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे कि इस तरह से भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के अननेसेसरी इंटरफेरेंस से। अब वहाँ पे ध्यान से देखिए कि 87 में इलेक्शन हुए, जैसे एक्सपेक्टेशन थी कि यार वहीं पे फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार आई और जो फारूक अब्दुल्ला थे वहाँ पे सीएम बने। सभी को ये लग रहा था ये पूरी तरह से जो इलेक्शन है वो ठीक तरह से नहीं हुआ है, इसमें रिगिंग हुआ है, इसमें मतलब इसके साथ धोखा हुआ है। ये पहले से प्लान था, फिक्स था। कश्मीर के अंदर जो सरकार बनी है वो कांग्रेस के सपोर्ट से बनी है, लोगों की चॉइस नहीं है। इस तरह की बातें उठने लगी और देश वहाँ पे कश्मीर में इतना वायलेंस हो गया कि फाइनली वहाँ पे क्या करना पड़ा कि जो हम प्रेसिडेंट रूल नहीं कह सकते, वहाँ पे गवर्नर रूल लगा दिया गया। अकेले कश्मीर ही एक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पर 8 बार गवर्नर रूल लगे, यानी कि जो रूलिंग पार्टी को हटाकर वहाँ पे गवर्नर डायरेक्ट वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। और एक काफ़ी टाइम तक इंसर्जेंसी वहाँ के जो आर्मी उनके बीच में लगातार मतलब कह सकते एक तरह से फाइटिंग होती गई। और फाइनली इतने टाइम के बाद 1996 में फिर से वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में एक बार फिर जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई। लेकिन कहते हैं वहाँ के लोग कि सही मायने में जो डेमोक्रेसी आई, सही मायने में जो सही इलेक्शन हुए 2002 में, जब पीडीपी यानी कि जो पीपल डेमोक्रेटिक वहाँ पे जब रूल में आई, तो कहते हैं कि वो असली मायने में वहाँ पे सही मायने में पॉलिटिक्स वहाँ पे आई। तो यहाँ से 2002 से लेके एक लंबे टाइम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कभी वो बीजेपी की मदद से, कभी कांग्रेस की मदद से वहाँ पे सरकार चलते रहे, साथ साथ आर्म इंसर्जेंसी चलती रही। वहाँ पे वायलेंस का माहौल, आपको पता है कश्मीर में ऐसी सिचुएशन हो गई थी, लोगों को जाने से डर लगता था। बहुत सारे आपने देखा होगा कि सबसे जो बजट है वो कश्मीर को दिया है, लेकिन कश्मीर फिर भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे बच्चे सुरक्षित नहीं है, ठीक से एजुकेशन नहीं ले रहे, डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ के नेताओं के जो बच्चे हैं वो तो बड़े बड़े जगह पे पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने राजनीति रोटियां सेकने के लिए वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने वहाँ पे हथियार पकड़ा दिए हैं, जिसके कारण कश्मीर का जो माहौल है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिसाइड किया कि अब ये जो कश्मीर का जो लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कश्मीर के लोगों को बहकाते हैं, उन्हें छोटे छोटे उनमें हथियार पकड़ाते हैं या आतंकवादी जो संगठन तैयार करते हैं, तो इस चीज़ को अब बंद किया जाएगा। वहाँ पे भी जैसे दूसरे स्टेट में डेमोक्रेसी है, जैसे डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, और जैसे दूसरे स्टेट भारत के अभिन्न अंग है, तो वहाँ पे भी कश्मीर को भी आर्टिकल 370 हटाकर उसको भी दूसरे स्टेट की तरह भारत के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। और 5 अगस्त 2019 में उस दिन एक बिल पास किया गया। फर्स्ट जो कहते हैं ना बिल पास होता है तो उसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, ये सारे प्रोसेस होने के बाद 370 आर्टिकल को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से, जो भारत का अंग था ही, लेकिन आर्टिकल 370 ने कहीं ना कहीं उसको रोक रखा था, भारत से पूरी तरह से इंटीग्रेट करने से उसको खत्म कर दिया। और अब जो है दूसरे स्टेट की तरह जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग हो चुका है। वहाँ पे भी सही मायने में डेमोक्रेसी है और वहाँ के जो लोग हैं अब डेवलप कर सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जो महिलाएं हैं घर से बाहर निकल सकती है। हालांकि इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया, बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी हो गई, चाहे टीएमसी हो गई, चाहे आरजेडी हो गई, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया, विदेशों तक लेकर चले गए। लेकिन अब कहते हैं ना दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चीज़ करके दिखाया। और इतनी पुरानी जो गलती थी, जो गलती नेहरू जी की जो गलती रह गई थी, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस गलती को, इस कमी को पूरा किया 2019 में जाके। और अब जाके कश्मीर के अंदर कहते हैं ना वहाँ पे फिर से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री लगेगी, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, क्रिकेट मैच, हर चीज़ जो दूसरे स्टेट के लोगों के लिए है वो कश्मीर के लोगों के लिए भी अवेलेबल हो गए। तो यही हमारा टॉपिक था, हमारा चैप्टर था। इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के हम दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।